नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, मेरा नाम है मनु और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के पीवाई की क्वेश्चन, जिसमें हम कवर करते हैं दोस्तों जीके और जीएस का पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। चलिए क्वेश्चन देखें। पहला प्रश्न, साइको मीराबाई चानू एक डैश है। कौन है? साइको मीराबाई चानू डैश है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन देखें, भारतीय मुक्केबाज, भारतीय पहलवान, भारतीय भारोत्तोलक या फिर भारतीय साइकिल चालक। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, भारतीय भारोत्तोलक। ठीक है, साइको मीराबाई चानू क्या है? हमारी भारतीय भारोत्तोलक है। ठीक है, ये काफी चर्चित शख्सियत है। ठीक है, इन्होंने 2020 के ओलंपिक में क्या जीता था दोस्तों? रजत पदक जीता था। ठीक है, रजत पदक, सिल्वर भी कहते हैं, सिल्वर मेडल। ठीक है दोस्तों, कौन सी कैटेगरी में जीता था? तो इन्होंने जीता था 49 किलो की कैटेगरी। ठीक, अलग अलग वजन के हिसाब से कैटेगरी बनी हुई होती है। ठीक है, तो इन्होंने 49 केजी की कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं? तो दोस्तों इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और खेल रत्न अवार्ड। तो कई सारे इन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 2, आंतरिक दृष्टिकोण वाली व्यापार रणनीति में विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले दो मुख्य रूप कौन से हैं? तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आंतरिक दृष्टिकोण वाली व्यापारिक यानी कि विदेशी कंपनियों से भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए व्यापार के तौर पे उन्हें कौन कौन सी दो पैमाने होते हैं जिसे जिससे क्या है, जो आपकी घरेलू उद्योग है उनकी रक्षा की जा सकती है। ठीक है, प्रश्न ये है। तो हमें मुख्य रूप से घरेलू उद्योगों की रक्षा करनी है, किससे? विदेशी उद्योगों से। तो उसके लिए क्या क्या अपनाए जा सकते हैं कदम, वो आपको बतानी है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? शुल्क और सब्सिडी, शुल्क और सब्सिडी लगा के, कोटा और सब्सिडी, शुल्क और मूल्य नियंत्रण, या शुल्क और कोटा। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, शुल्क और कोटा। ठीक है, तो दोस्तों शुल्क और कोटा लगाकर हम क्या कर सकते हैं? घरेलू उद्योगों को क्या है, बचा सकते हैं या उनका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं थोड़ा। शुल्क, शुल्क क्या होता है? जब भी हम बाहर से क्या करते हैं, आयात करते हैं, आयात वस्तु पे शुल्क को क्या है, बढ़ाकर, शुल्क जब आयात बढ़ जाएगा, आयात वस्तु पे शुल्क बढ़ जाएगा तो उसकी कीमत क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, कीमत बढ़ जाएगी किसकी अपेक्षा में? घरेलू वस्तु की अपेक्षा में उसकी कीमत क्या है, बढ़ जाएगी। तो उसे लेने वालों की संख्या क्या है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उससे जो घरेलू उत्पाद है उसकी बिक्री में क्या होगा, इसकी बिक्री में सुधार आएगा। ठीक है, तो शुल्क को बढ़ा के हम घरेलू उद्योग को बचा सकते हैं। और कोटा, एक शब्द है कोटा। ठीक है, तो कोटा से क्या हुआ दोस्तों, जो अपने घरेलू
उद्योग हैं उनको कोटा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इनको कोटा प्रदान कर देंगे ताकि इन्हें विदेशी उद्योगों से क्या करा जा सके, बचाया जा सके या उनसे थोड़ी सी इनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत खुली सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, अलग अलग देश है। तो इन देशों में से किस देश के साथ भारत की क्या है, खुली हुई सीमा है। ठीक है, उसे मैं समझाऊंगा आगे। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार या नेपाल। ठीक है, तो ये सभी जो देश है हमारे, ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं या इनके साथ हमारी क्या सीमा साझा होती है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, है ना। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, नेपाल। तो दोस्तों नेपाल के साथ क्या है, हमारी खुली सीमा है। खुली सीमा से क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। खुली सीमा से दोस्तों ये अर्थ है कि भारत और नेपाल के लोगों को, क्योंकि बॉर्डर लाइन में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, उन्हें बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के गांव में आ जा सकते हैं बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के। ठीक है, बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के क्या कर सकते हैं, भारत के गांव से नेपाल के गांव जा सकते हैं या नेपाल के गांव से भारत के गांव आ सकते हैं। ठीक है, तो ये संधि कब की गई थी दोस्तों, तो ये संधि की गई थी आपकी वर्ष 1950 में। ठीक है, भारत नेपाल सीमा। ठीक, 1950 में की गई आपकी। तो दोस्तों उद्देश्य मैंने इसका बता दिया आपको। और क्या है इसके उद्देश्य, राजनीतिक तौर पे क्या उद्देश्य है, तो दो देशों के बीच में संबंध, मजबूत राजनीतिक संबंध बनाने के लिए और सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए ये नीति आपकी अपनाई गई। ठीक है, तो खुली सीमा आपकी नेपाल के साथ है भारत। ठीक है दोस्तों, कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, तो आपकी 7 देशों के साथ। ठीक है, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, और कौन से बचे दोस्तों, बांग्लादेश, ठीक है, और अफगानिस्तान, और कौन सा देश बचा दोस्तों, और बचा भूटान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 4, भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है या लिया जाता है, ये प्रश्न आपका है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, क्यों लिया जाता है, क्योंकि सरकार जो कामकाज करती है या सरकारी जो कामकाज होते हैं, वित्तीय कामकाज होते हैं, वो
31 मार्च से, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी बीच का जो समय होता है उसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डेट आपकी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। रिकी केज को कौन सा एल्बम उनके तीसरे ग्रैमी अवार्ड दिलाया? तो रिकी केज कौन है? ये आपके संगीतकार हैं। तो इनको कौन सी एल्बम के लिए क्या मिला? तीसरा ग्रैमी मिला। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आइए ऑप्शन क्या है हमारे पास? हार्मनी ऑफ एलिमेंट्स, डिवाइन टाइप्स, मेलोडीज ऑफ द यूनिवर्स, नेचर सिम्फनी। तो सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, डिवाइन टाइप्स। तो डिवाइन टाइप्स के लिए रिकी केज को क्या दिया गया? उनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड दिया गया, जो कि म्यूजिक के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, रिकी केज के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो कौन है ये रिकी केज? भारतीय संगीतकार। ठीक है, भारतीय संगीतकार है और क्या है? जाने माने पर्यावरणविद है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का भी काम करते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का भी काम करते हैं। तो इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है किसके लिए? किस म्यूजिक एल्बम के लिए? तो डिवाइन टाइप्स के लिए इन्हें क्या दिया गया है? ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डिवाइन टाइप्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर क्या करता है? शूट करता है। ठीक है, तो कौन सा खेल है? किस प्रकार का खेल है शूटिंग, जिसमें क्या करता है अपना एथलीट क्या है? 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी पे लक्ष्य को शूट करता है। ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, स्कीट शूटिंग या बायोफ्लाइंग। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राइफल शूटिंग। ये जितनी भी आपको दूरी दे रखी है 10 मीटर और 25 मीटर, 50 मीटर, ये किसकी रेंज में है? ये राइफल के लिए, राइफल के लिए होती है। ठीक है, राइफल के लिए। राइफल आप जानते हैं ये हमारा ओलंपिक खेल है, ओलंपिक में भी ये खेल खेला जाता है। ठीक है, ओलंपिक गेम्स का भी हिस्सा है। ठीक है, ओलंपिक विनर कौन थे हमारे? अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, इन्होंने वर्ष 2008 में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो ये है आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, केरल, बिहार, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तो कुडनकुलम कहाँ पे स्थापित है आपका? तो ये तमिलनाडु में स्थापित है। ठीक है, केरल में कौन सा है?
टोटल कितने हमारे हैं? टोटल है 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो परमाणु ऊर्जा होती है उसे किस में कन्वर्टेड किया जाता है, किस में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे बिजली बनाने के उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए, परमाणु रिएक्टर होता है उसमें, जिसके द्वारा परमाणु रिएक्ट किया जाता है ना। क्या यूज होता है? यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम यूज होता है उसमें। जिससे क्या है, हीट एनर्जी निकलती है, उससे पानी को क्या है, स्टीम किया जाता है और इसके द्वारा टरबाइन को घुमाई जाती है, तो उससे बिजली को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 है आपके। आइए देख लेते हैं रावत वाटा। रावत वाटा कहाँ पे है आपका? ये राजस्थान। ठीक है, केरल, ये कर्नाटक। नरौरा, ये आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें रचना लगभग 10 वर्ष पहले हुई। तो आप जानते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई, ये हमें बताना है। आइए ऑप्शन देखें। 2500 वर्ष, 5000 वर्ष, 3500 वर्ष या फिर 2000 वर्ष। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 3500 वर्ष। तो ऋग्वेद की जो स्थापना हुई, ऋग्वेद की जो लिखा हुआ, वो कितने वर्ष पुराना है? ये लगभग 3500 वर्ष पुराना है, आज के डेट से 3500 वर्ष पुराना। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, और कितने वेद हैं हमारे? टोटल 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा कौन सा है दोस्तों? अर्थवेद। अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है आपका? मंत्र है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? ये किससे रिलेटेड है? ये आपका युद्ध से। ठीक है, युद्ध के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। सामवेद किसके लिए है? तो ये संगीत के लिए। और लास्ट चौथा अथर्ववेद, ये जागरूक होने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में है आपके 10 मंडल। ठीक है, ये सबसे बड़ा वेद है, तो इसमें 10 मंडल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। दोस्तों ये 3500 वर्ष कैसे? 3500 वर्ष का हिसाब लगाएगा हम, तो ये लगभग आज हमारी चल रही है सन 2024, है ना, लगभग का हिसाब है। तो ये इतिहास हमारा चालू होता है कब से कब तक? ये अगर हम 0 पर आते हैं तो ये लगभग कितने वर्ष हो गए? 2000 वर्ष ये हो गए। ठीक, फिर जाते हैं तो
1500 ईसा पूर्व BC ईसा पूर्व, और 1500 वर्ष ये हुई, तब जाके टोटल कितना समय आ गया हमारा, ये 3500 वर्ष ऐसे है। ठीक है, अब आया समझ में आपको ये 3500 वर्ष कैसे है, 2000 वर्ष पहले जाएंगे, फिर उससे भी 1500 वर्ष और पीछे जाएंगे, 20 में जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो संविधान में अलग अलग प्रकार की क्या दे रखी है आपको, स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है या किस अनुच्छेद से कहां तक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 60 से 65, अनुच्छेद 21 से 25, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 30 से 35। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28 में क्या है हमारे, धर्म में धार्मिक स्वतंत्रताएं हमें दी गई। ठीक है, ये किसका हिस्सा है दोस्तों, ये आपका मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किसका, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, भाग की बात करें तो ये भाग संख्या तीसरी है हमारी, है ना। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, इसमें समानता का अधिकार आता है। ठीक, समानता का, फिर दूसरा स्वतंत्रता, ठीक है, तीसरा समानता का अधिकार कहां से कहां तक है दोस्तों, तो ये आपका 14 से 18 तक है। ठीक है, स्वतंत्रताएं कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद से है, तो ये आपकी 19 से 23 तक है, 19 से 22 तक। ठीक है, फिर आती है आपकी आपका आता है, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रताएं होगी, और शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भूल गए, शोषण के विरुद्ध ये आपका हो गया 23 से 24, शोषण के विरुद्ध हो गया। ठीक है, फिर आपकी आएगी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपकी होगी 25 से 28। ठीक है, पांचवा हो गया आपका अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के लिए कहां से कहां तक हो गया मुझे, तो ये आपके हो गए 29 से 30। छठा दोस्तों संपत्ति का आधार होता है आपका, संपत्ति का अधिकार, इसे क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया, कैंसिल कर दिया गया यहाँ से, मौलिक अधिकार से हटा के
ये आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया आपको, ठीक है। सातवां कौन सा है आपका? संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो ये आपके मौलिक अधिकार हैं। इसमें अलग अलग आपको अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, अल्पसंख्यक और संवैधानिक उपचार। ठीक है दोस्तों, विस्तार से आपको पॉलिटी की क्लास में बताया जाएगा, जो कि हम जल्दी शुरू करने वाले हैं अभी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 10। डैश नृत्य शैली दक्षिण भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है। तो हमें बताना है कौन सी नृत्य शैली केरल से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे? केवल मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम, केवल कुचिपुड़ी या फिर केवल कथक। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो केरल के द्वारा, केरल में दो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। कथक, कथक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है ना। कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहां से उत्पन्न हुई? ये आपकी केरल से उत्पन्न हुई। तो दोस्तों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे? तो 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। पिछली क्लास में भी बता चुके हैं आपको, है ना। तो कथकली और मोहिनीअट्टम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कथकली, कथकली क्या है दोस्तों? ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या रहते हैं? बहुत ही भारी चेहरे के हाव भाव, बारीक रहते हैं, ठीक है, बारीक चेहरे के हाव भाव रहते हैं और बड़ा ही कठिन ये नृत्य माना जाता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और मोहिनीअट्टम ये आपका स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। 2021 के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद होगा वर्ष 2011 में ओडीआई विश्व कप हुआ था, एक दिवसीय विश्व कप हुआ था। तो किस किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी, ये हमें बताना है। आइए ऑप्शन देखें दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, केवल भारत, भारत श्रीलंका बांग्लादेश, या केवल श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो किस किस के द्वारा की गई थी? भारत के, बांग्लादेश और श्रीलंका के द्वारा ये मेजबानी की गई थी, ठीक है। 2011 के विश्व कप की बात हम कर रहे हैं, ओडीआई विश्व कप की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों किसके द्वारा जीता गया 2011 का विश्व कप? किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है। किसको हराया? तो आपको श्रीलंका को हराया। ठीक है,
कहाँ पे हुआ दोस्तों? फाइनल कहाँ पे हुआ? फाइनल मुकाबला हुआ आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई, ठीक है। विश्व कप के तौर पे देखा जाए तो ये भारत की दूसरी विश्व कप जीत थी, ठीक है। 2 बार भारत विश्व कप का विजेता बन चुका है, ठीक है। एक बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में, ठीक है। भारत 2 बार विश्व कप का विजेता भी हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों भारत और श्रीलंका ने पहले भी एक दिवसीय विश्व कप की क्या है मेजबानी कर रखी थी, लेकिन इस बार जो विश्व कप था उसकी मेजबानी 3 देशों ने, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये पहली बार था कि जब 3 देश इसकी मेजबानी कर रहे हो। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश पहली बार इसकी एक साथ सह मेजबानी कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है हमारे? 1932, 1922, 1952 या फिर 1942। तो कब आया क्रिप्स मिशन? ये आया आपका 1942, ठीक है। ऑप्शन 4 1942 में क्या आया आपका? क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों उद्देश्य क्या था क्रिप्स मिशन का? उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों विश्व में उस वक्त चल रहा था आपका विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, ठीक है। तब ये क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने क्या क्या वादे किए कि यदि भारत युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है तो बदले में भारत को क्या है एक संप्रभु राज्य बनाया जाएगा और उसे अपना खुद का संविधान लिखने की भी अनुमति दी जाएगी, ऐसा इसने कहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियों ने क्या किया? इसका विरोध किया, क्रिप्स मिशन का विरोध किया और इसे लागू होने से मना कर दिया, ठीक है। इसे माना नहीं और इसे मना कर दिया, विफल कर दिया, ठीक है। क्रिप्स मिशन को दोस्तों गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, ठीक है। गांधी जी ने इसे क्या कहा है? पोस्ट डेटेड चेक कहा है। मतलब कि ये एक ऐसा चेक है जो कि एक दिवालिया बैंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये इसे कहा गया गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है? प्रवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है हमारा? ऑप्शन क्या है हमारे पास? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 32। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचार कहा गया है, ठीक है। संवैधानिक उपचार।
इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, तो वह इस अनुच्छेद का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है, या वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिया गया है आर्टिकल 32, इसको और क्या कहा गया है दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों संविधान की आत्मा, तो इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, बाबा साहब के द्वारा संविधान की आत्मा इसे कहा गया है, संवैधानिक उपचार, है ना। तो दोस्तों संवैधानिक उपचार में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, कौन कौन जारी कर सकता है रिटों को, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक नजर रिट पे देख लेते हैं कौन कौन सी रिट है हमारी। ठीक है, चलिए, तो पहली आपकी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा है मेंडबस। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, परमादेश। परमादेश भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा हेबियस कॉर्पस, मेंडेबस, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। ठीक है, चौथा है आपका सेट्यूरी। ये आपका अधिकार प्रश्न। हेबियस कॉर्पस हो गया, मेंडेबस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्क्योरी हो गया, आखिरी आपका 5वां ओवर। ओवर। ठीक है, ये जो अधिकार परीक्षा है ये आपका कोवर है। ठीक है, सर्क्योरी को कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। आइए एक एक देख लेते हैं इसमें क्या होता है हेबियस कॉर्पस में या बंदी प्रत्यक्षीकरण में। इसमें आपका होता है कि यदि किसी भी बंदी को 24 घंटे के भीतर, यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश नहीं किया जाता, तब वह उसका मौलिक अधिकार है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और
हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करवा सकता है। ठीक है, अगला है आपका मैंडेबस यानी कि परमादेश। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है परमादेश, किसी भी निचली अदालत को ये दिया जाता है। अगला है प्रोविजन, रोक लगाना या निषेध, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है किसी भी कार्य को रोकने के लिए। चौथा है उत्प्रेषण या सर्क्योरिंग। तो यदि कोई केस है, मान लीजिए किसी निचली अदालत में है, अगर वह उस अदालत के क्षेत्र से बाहर है तो उस पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, लास्ट है आपका कोवर्ट या अधिकार प्रश्न। इसमें क्या है, अगर कोई सरकारी आदमी किसी कार्य पे कार्यरत है, किसी भी जॉब पे वो कार्यरत है, अगर वह किसी गलत तरीके से कार्यरत है तो उसमें कोर्ट क्या है, आपसे पूछेगा क्या किस परमिशन के हिसाब से कार्यरत है। ठीक है, तो ये पर्सन को दिया जाता है। 5 प्रकार की हेड है आपकी। ठीक है, चलिए पॉलिटी का पार्ट एरिया है। क्वेश्चन संख्या 14, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतकर इतिहास रचा। तो नीरज चोपड़ा को आप जानते हैं, इन्होंने बुडापेस्ट में हंगरी में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है हमारे, कांस्य पदक, रजत पदक या स्वर्ण पदक या फिर दो। तो सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 स्वर्ण पदक। तो कौन सा इन्होंने जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में क्या जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता, वहां भी स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और दोस्तों 2024 के पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, तो आपका रजत पदक जीता है ना, दूसरे स्थान पर है रजत पदक। दोस्तों नीरज चोपड़ा अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग पदक जीत चुके हैं और ये भारत के सबसे सुसज्जित एथलीटों में से एक में शुमार है। ठीक है, इतने सारे इनके पास क्या है, पदक नीरज चोपड़ा। चलिए क्या फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं। प्रश्न संख्या 15, जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेलवे संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विन वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो ये आपको बताना है, हरी झंडी दिखाई किस वर्ष दिखाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है हमारे, 2023, 2020, 2021 या फिर 2022। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 2023। 2023 में जन औषधि कल्याण मंत्री के द्वारा और ये आपके अश्विन वैष्णव जी के द्वारा क्या दी गई, जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दी गई। इसका मतलब क्या है और ये क्या कार्य है, किस लिए दी गई जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी हमारे गरीब और पिछड़े जितने भी हैं, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सुलभता से जेनेरिक दवा उन्हें क्या दी जा सके, इसलिए ये इसकी स्थापना की गई, जन औषधि ट्रेन की स्थापना की गई। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एक ऐप है आपका, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है
जन औषधि, जन औषधि के लिए जेनेरिक दवाएं जिसमें मिलती हैं आपकी, ठीक है, सस्ती जेनेरिक दवाएं, जिससे क्या है गरीब और पिछड़े लोग भी क्या है दवाई आराम से खरीद सके, ठीक है, सस्ती दवाइयां खरीद सके। प्रश्न संख्या 16, फातोरपा जाता और मांडो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये दो उत्सव है आपके, फातोरपा जाता और मांडो उत्सव, ये किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है दोस्तों? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। तो सही उत्तर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 गोवा। कहाँ के हैं ये आपके, किस राज्य के हैं? फातोरपा और मांडो उत्सव ये गोवा राज्य के हैं, ठीक है। गोवा राज्य दोस्तों भारत का छोटे राज्यों में शुमार है, ठीक है। और ये जो आपके उत्सव मनाए जाते हैं वो गोवा की जो विरासत है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत है, उसके सम्मान में और उसे बढ़ावा देने के लिए यह त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों गोवा में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गोवा से गए, ठीक है। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। उन्हें गोवा इतना अच्छा लग गया कि वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा उन्हें यहाँ से जबरन भगाया गया, ठीक है। चलिए, तो आज भी गोवा में आपको पुर्तगाली और भारतीय वास्तुकला के आपको निशान मिल जाएंगे पूरे गोवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल होंगे। तो आपको बताना है कौन इसमें शामिल होगा। भारत की कैबिनेट सचिव, भारत के राजस्व सचिव, दिल्ली के शिक्षा मंत्री या दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव। तो कौन शामिल होगा दोस्तों? इसमें शामिल होंगे आपके दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए आपके, दिल्ली के मुख्य सचिव हो गए और दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव, ये आपके इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर क्षेत्र की बात हो रही है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडा और संकुचित होने पर गैस से सुपर क्रिटिकल द्रव अवस्था में बदल जाती है? तो आपको गैस बतानी है, कौन सी गैस है जो ठंडा और संकुचित होने पर सुपर क्रिस्टल द्रव में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन, O2, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर भाप। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 क्या है दोस्तों? जब ठंडी और संकुचित होती है तो सुपर क्रिस्टल की फॉर्म में क्या है? बन जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी आग बुझाने के जो होते हैं आपके, उनमें क्या यूज किया जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड
यूज की जाती है। ये कैसी होती है गैस? ये गैर विषैली होती है, ठीक है, गैर विषैली। गैर विषैली होती है, जहरीली नहीं होती, ठीक है, और गंधहीन और रंगहीन होती है, ठीक है। रंगहीन होती है, ठीक है। आग बुझाने के काम में आती है, आग बुझाने के काम में। अग्निशामक यंत्रों में ये यूज की जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 19। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिलाएं जनसंख्या थी। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.1 करोड़ जनसंख्या थी, उसमें भारत में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, ये आपको बताना। चलिए ऑप्शन क्या है? 42.5%, 48.5%, 44.5% या फिर 46.5%। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 2, 48.5%। 2011 की जनगणना में भारत में महिलाओं का जो प्रतिशत था वो आपका था 48.5%, ठीक है। महिलाएं। पुरुष कितने हो गए? पुरुष हो गए आपके 51.5%। पुरुष और महिला, ठीक है। जनगणना मैंने आपको बताया दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है, प्रत्येक 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है ना। सबसे पहले कब हुई थी? पहले 1872 में पहली बार। और 1881 में नियमित जनगणना होती है। 1881 से नियमित जनगणना। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देश है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य क्या करेगा? जितने भी कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनमें क्या करेगा? सहकारिता करेगा और सहयोग करेगा, ताकि वह अपना क्या कर सके? उद्योग बने रहे और उद्योग सुचारू रूप से चलते रहे, उसका प्रयास करेगा। राज्य क्या है? प्रयास करेगा। तो ये किसके सिद्धांतों पर आधारित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास बौद्धिक, समाजवादी, गांधीवादी या फिर उदारवादी। तो ये किसके संबंध सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों? तो ये आपके ऑप्शन नंबर 3 गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है ना। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी की अलग अलग विचारधाराएं थी। वो चाहते थे भारत में वो चीजें अपनाई जाए जो वो चाहते थे, जैसे कि छोटे उद्योगों को राज्य सरकार क्या करे? सहायता करे, है ना, सहकारी सहायता करे उनके, ताकि वो क्या है? अपना सुचारू रूप से कार्य करते रहे। और क्या कहते गांधीवादी सिद्धांत? गांधी जी पंचायत के भी समर्थक थे, ठीक है।
पंचायत का भी सिद्धांत किसका है? ये गांधी जी के द्वारा है, गांधीवादी है। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि गांव की उन्नति तभी हो पाएगी जब जब हर गांव में एक क्या होगी, पंचायत होगी, एक सरपंच होगा उसमें, ठीक है, मुखिया होगा, तभी गांव की क्या है, उन्नति हो पाएगी। क्योंकि गांव वाले अपनी समस्याओं को ऊपर तक नहीं बता पाते हैं, तो गांव की जो समस्या है वो गांव में ही हल हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी गांधीवादी विचारधारा थी, सिद्धांत था। और क्या था? गौ हत्या निषेध। ठीक है, गौ हत्या निषेध भी क्या है, गांधी जी की सिद्धांतों पर आधारित था। ये जो अनुच्छेद है आपने, ये किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम जीपीएससी कहते हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी। जीपीएससी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। कौन से भाग का है? भाग में है आपके, तो इसका भाग है भाग 4। ठीक है, भाग 4 का ये हिस्सा है। अनुच्छेद का हम से कहां तक है? इसके अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके इसके अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए ठीक, इसी के साथ आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ये हमारा चैनल है दोस्तों, टारगेट एजुकेशन, इसे आप स्कैन करके भी इसे जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू और तमाम तरह के सरकारी नौकरियों की क्या है, यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।